आइडियल। आइडियल पुली नहीं है मतलब मास जीरो नहीं है और फ्रिक्शन जीरो नहीं है। पुली का मास भी है और पुली और रस्सी के बीच में फ्रिक्शन भी है। तो अगर ऐसा होगा तो अब इससे फर्क क्या पड़ेगा? ठीक है, यहां पर दो तीन बात समझने का है, देखते हैं। अब क्या है कि ये रस्सी जो है पूरा, जब ये नीचे आ रहा होगा, मान लो M1 भारी है, ये नीचे आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है, तो इस प्रोसेस में पहले क्या होता था कि रस्सी इसके ऊपर स्लिप होते हुए आ जाता था, तो पुली एज इट इज पड़ा हुआ, रस्सी स्लिप होते हुए आ गया। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। जब ये नीचे आएगा और ये ऊपर आएगा तो पुली, ये जो रस्सी है, रस्सी इसके सरफेस पर फ्रिक्शन दे रहा है, तो पुली को अपने साथ घुमाएगा। जैसे कुआं से जब पानी खींचा जाता है ना, तो उसमें जो पुली लगा हुआ रहता है, रस्सी का एक एंड अपने हाथ में, दूसरे एंड पे बाल्टी टंगा हुआ है, तो जब खींच रहे हैं तो ऊपर वाला पुली घूम रहा है। क्यों? क्योंकि पुली और रस्सी के बीच में फ्रिक्शन है, तो जब ये रस्सी इधर आ रहा है तो इस पुली को घुमाने का कोशिश कर रहा है, तो पुली रोटेट करेगा। ठीक है, तो ये नीचे जा रहा होगा, ये ऊपर जा रहा होगा, तो इस बार एक बात तो ये है कि भाई पुली का भी रोटेशन होगा, पुली के पास कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन हो सकता है। और अगर पुली का एंगुलर एक्सेलरेशन है, पुली अगर रोटेट कर रहा है, क्यों रोटेट किया एक्चुअली में? जब ये ऐसे रस्सी इसके ऊपर, ये पुली और ये इसके ऊपर रस्सी गैप करके दिखा रहे हैं, जब ये रस्सी ऐसे पार होना चाह रहा है तो इसके बीच में फ्रिक्शन है, ये हर जगह ऐसे छोटा छोटा फ्रिक्शन लग रहा है। पुली पर ऐसे इधर लग रहा है तो रस्सी पर ऐसे लग रहा है। यही फ्रिक्शन जो पुली और रस्सी के बीच फ्रिक्शन है, यही इसको घुमाना चाह रहा है। तो अब क्या है कि क्योंकि फ्रिक्शन आ गया, अब रस्सी के दोनों साइड का टेंशन सेम नहीं होगा। इधर कुछ होगा T1 और इधर होगा T2। यहां से यहां तक सेम है, यहां से यहां तक सेम है, लेकिन ये दोनों तरफ का टेंशन बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर रस्सी के अलोंग कोई फोर्स लगने लग गया ना, तो टेंशन चेंज हो जाता है। तो यहां रस्सी के अलोंग फ्रिक्शन लग रहा है ना, पुली और रस्सी के बीच जो फ्रिक्शन है, तो रस्सी के सरफेस पर हर जगह यहां से लेकर यहां तक फ्रिक्शन लग रहा है, जो कि टेंशन को चेंज करेगा। एक तो ये तो एक्चुअल बात है, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, है ना। इसको ऐसे समझना, देखो एकदम बात समझ में आ जाएगा कि हाँ, टेंशन तो अलग होना चाहिए। अगर दोनों तरफ का टेंशन सेम हुआ तो इस पॉइंट के अबाउट देखो, ये T1 जो है ऐसा, ये क्लॉकवाइज टॉर्क देगा और ये T2 एंटी क्लॉकवाइज, ये इधर घुमाना चाहेगा, ये इधर घुमाना चाहेगा। अगर ये दोनों बराबर हुआ तो फिर तो ये पुली घूम ही नहीं सकता, लेकिन पुली तो घूम रहा है। पुली घूम रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ के रस्सी में टेंशन सेम नहीं है, टेंशन अलग अलग हो चुका है। इनफैक्ट ये नीचे जा रहा है तो इधर का टेंशन ज़्यादा होगा। इस सिचुएशन में बात कर रहे हैं। मेन बात यह है कि दोनों तरफ का टेंशन अलग अलग है। बात समझ में आया? तो अगर दोनों तरफ का टेंशन सेम हुआ तो इसका और इसका, ये क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, दोनों का एफर्ट बराबर हुआ और पुली घूमेगा नहीं। तो टेंशन दोनों साइड में अलग अलग है। और एक बात दिमाग में रखना, कभी भी रस्सी के अलोंग अगर कोई फोर्स लग गया, मान लो ऐसे रस्सी है, यहाँ कोई दिखा रखा है कि हम ऐसे बीच में ऐसे फोर्स F लगा रहे हैं इस पर, तो फिर इस पार्ट में और इस पार्ट में टेंशन सेम नहीं रहेगा। ये एक बेसिक पॉइंट है रस्सी के बारे में, ये याद रखना। कैसे? चलो इसको प्रूव करके देखते हैं। जैसे ये M लटका हुआ है यहाँ पर, कोई हमसे पूछे कि टेंशन कितना है, तो हम लोग बोल देंगे रस्सी में टेंशन तो mg है, मासलेस स्ट्रिंग है। ठीक है, अगर यहां पर कोई इसके पैरेलल यहां कोई फोर्स F लगा रहा है रस्सी के अलोंग, ऐसे फोर्स F लगा दिया, थोड़ा सा मोटा दिखा देते हैं रस्सी को,
यहां कोई फोर्स F लगा दिया, तो अब यहां और यहां टेंशन अलग अलग है। कैसे? जैसे यहां से कट करके देखो, यहां से कट करके देखेंगे तो FBD में दिखेगा कि ये M, बस ये जो रस्सी है ये ऊपर लग रहा है T और नीचे लग रहा है mg, टेंशन mg के बराबर। लेकिन अगर कोई यहां कट करेगा तो देखेगा कि mg और यहां पे फोर्स F लग रहा है, यहां पे टेंशन T डैश बोल देते हैं इसको, तो T डैश इक्वल्स टू F प्लस mg। रस्सी के अलॉन्ग फोर्स लगा तो टेंशन बदल गया, वही काम यहां हो रहा है। तो अब रस्सी में दोनों साइड टेंशन सेम नहीं है। तो अगर पुली नॉन आइडियल है, 2-3 पॉइंट यहां पे ध्यान रखते हैं, पुली अगर नॉन आइडियल है तो रस्सी के दोनों साइड का टेंशन अलग अलग हो जाएगा, और इस बार पुली भी रोटेट कर रहा होगा, पुली का रोटेशनल इफेक्ट भी हम लोग को काउंट करना होगा। और एक बात और है कि यहां पर एक नए टाइप का कंस्ट्रेंट लिखा जाएगा। अब पहले तो क्या हो रहा था लॉज ऑफ मोशन में कि ये रस्सी स्लिप करके जा रहा था, इस बार रस्सी स्लिप नहीं कर रहा है, ये एकदम इस पे इसी के साथ ग्रिप बनाए हुए है। तो रस्सी इधर आ रहा है और पुली को साथ में लेके आ रहा है, रस्सी और पुली के बीच में स्लिपिंग नहीं हो रहा है। तो यहां पर एक नए टाइप का कंस्ट्रेंट लिखा जाएगा, नो स्लिपिंग कंस्ट्रेंट। अभी नो स्लिपिंग कंस्ट्रेंट क्या है देखना, इस पॉइंट मान लो ये ए से नीचे जा रहा है, ये ए से ऊपर जा रहा है, इस पॉइंट पे समझना। इसको अलग अलग करके देखते हैं इसी पॉइंट को। तो ये पुली वाला पॉइंट और ये रस्सी वाला पॉइंट, ये दोनों कांटेक्ट में है। पुली ऐसे घूम रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से, और ये पॉइंट नीचे जा रहा है विथ एक्सेलरेशन ए। तो इस पॉइंट का जो इधर एक्सेलरेशन हो जाएगा, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो नीचे की तरफ इसका एक्सेलरेशन अल्फा आर, और ये पूरा रस्सी इधर ए से जा रहा है तो रस्सी के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ए। तो ये जो दो पॉइंट कांटेक्ट में है पुली और रस्सी का, दोनों को अलग अलग करके देख रहे हैं। रस्सी के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन अल्फा आर, सॉरी पुली के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन अल्फा आर, और रस्सी के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन है ए। अब यहां पर नो स्लिपिंग कंस्ट्रेंट, क्योंकि रस्सी और पुली के बीच में स्लिपिंग नहीं हो रहा है, तो दो सरफेस के बीच अगर स्लिपिंग नहीं हो रहा है तो उन दोनों का एक्सेलरेशन सरफेस के पैरेलल सेम होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच अगर स्लिपिंग नहीं हो रहा है तो इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, तो A इक्वल टू अल्फा आर। ये अब पुली ब्लॉक सिस्टम में कंस्ट्रेंट का इक्वेशन लिखा जाएगा। बात क्लियर है? तो क्या क्या हम लोग सीखे? पुली अगर नॉन आइडियल है, मतलब उसके पास मास है और फ्रिक्शन है, तो अब पुली का रोटेशनल इफेक्ट भी काउंट करना है। रस्सी के दोनों साइड का टेंशन अलग अलग होगा, और एक नए टाइप का कंस्ट्रेंट अब लिखा जाएगा, नो स्लिपिंग कंस्ट्रेंट। कॉन्टैक्ट पॉइंट्स का एक्सेलरेशन हम लोग सेम करने वाले हैं। अप्लाई करके देखते हैं इसको। जैसे इसी टाइप का ये पुली ब्लॉक सिस्टम दिया हुआ है, इसका मास m1, इसका मास m2, m1 ग्रेटर देन m2, पुली का मास m, रेडियस r, इसको डिस्क की तरह कंसिडर करना है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स।
हम लोग यहाँ पर एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, कोई पुली का एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ लेगा, कोई रस्सी का टेंशन पूछ लेगा, इधर का या उधर का, कुछ भी पूछना है, इस सिस्टम को सॉल्व करना है। तो सिस्टम को सॉल्व कैसे करना है, उससे कोई भी चीज़ कैलकुलेट करना होगा, कर लेंगे। तो देखते हैं, फाइंड करते हैं। अब हम लोग बनाते हैं सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम। इधर लग रहा है M1G, इधर M2G, इधर टेंशन T1, इधर T2, ये T1 T2, ये नीचे जा रहा होगा A से, यहाँ दिख रहा है सीधा, ये जितने से नीचे जाएगा ये उतने से ऊपर जाएगा, ये A से ऊपर जा रहा है और पुली रोटेट कर रहा है विथ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो सबका एक्सेलरेशन देख लिए और जो फोर्स लगना था लगा दिए। अब यहाँ पर देखो वेरिएबल कितना है। वेरिएबल अगर काउंट करें तो टोटल यहाँ पर 4 वेरिएबल है, T1, T2, A और अल्फा। 4 इक्वेशन है, सॉरी 4 वेरिएबल है तो 4 इक्वेशन चाहिए। अब अपना जो टाइप 3 था पुली ब्लॉक सिस्टम, पुली ब्लॉक सिस्टम जब भी अपने को दिखेगा हमेशा 3 टाइप का इक्वेशन हम लोग बना रहे होंगे। 4 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल हो, 5 वेरिएबल हो, 8 वेरिएबल हो, कितना भी वेरिएबल हो, इक्वेशन का टाइप 3 ही रहेगा। कौन कौन सा? F इक्वल टू ma, टॉर्क इक्वल्स टू I अल्फा एंड नो स्लिपिंग कंस्ट्रेंट। जितना भी ब्लॉक है सारे ब्लॉक्स पर F इक्वल टू ma का इक्वेशन, ये ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, पुली रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो जितना भी पुली है टॉर्क इक्वल्स टू I अल्फा, और कॉन्टैक्ट पॉइंट्स पे नो स्लिपिंग कंस्ट्रेंट। इक्वेशन का टाइप यही 3 रहेगा, F इक्वल टू ma, टॉर्क इक्वल्स टू I अल्फा और नो स्लिपिंग कंस्ट्रेंट। ये तो 3 टाइप का इक्वेशन हुआ। 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल, 6 वेरिएबल होगा तो क्या करेंगे? इन्हीं में से कोई इक्वेशन 2 बार या 3 बार लग सकता है। मतलब देखते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। 4 वेरिएबल है, 4 इक्वेशन चाहिए। सबसे पहले ब्लॉक M1, इस पर हमको इक्वेशन दिखा F इक्वल टू ma का, नीचे जा रहा है तो M1G माइनस T1 इज इक्वल्स टू M1A, ये पहला इक्वेशन। फिर से इस पर F इक्वल टू ma, F इक्वल टू ma का 2 इक्वेशन बन गया। ये ऊपर जा रहा है तो T2 माइनस M2G इज इक्वल्स टू M2A, ये दूसरा इक्वेशन। पुली पर टॉर्क इक्वल्स टू I अल्फा, ये हिंज पॉइंट के अबाउट, इसके अबाउट। तो यहां से ये डिस्टेंस R, तो T1 इंटू आर क्लॉकवाइज, T2 इंटू आर एंटी क्लॉकवाइज। अपना पुली क्लॉकवाइज घूम रहा है, T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर, ये हो गया नेट टॉर्क, इज इक्वल्स टू I अल्फा। इसको डिस्क मानना है और डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2 होता है, mr स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। तो इसमें से ये r कैंसिल हो गया, तो T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू mr अल्फा बाई 2, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। और चौथा इक्वेशन नो स्लिपिंग कंस्ट्रेंट, नो स्लिपिंग कंस्ट्रेंट। इस पॉइंट पे देख लेते हैं। पुली अगर अल्फा से घूम रहा है तो पुली के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन अल्फा आर नीचे की तरफ, और यहाँ जो रस्सी इससे कांटेक्ट में है, रस्सी के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ए नीचे की तरफ, तो ए इक्वल टू अल्फा आर, इक्वेशन नंबर 4। 4 इक्वेशन, 4 वेरिएबल, सॉल्व हो जाएगा। जब भी पुली ब्लॉक सिस्टम आएगा हमेशा यही काम करना है। F इक्वल टू ma, टॉर्क इक्वल्स टू I अल्फा एंड नो स्लिपिंग कंस्ट्रेंट। जितना भी ब्लॉक है सब पर F इक्वल टू ma,
जितना भी पुली है सब पर टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, और बाकी बचा हुआ इक्वेशन नो स्लिपिंग कंस्ट्रेंट का। अब यहाँ पर 1 + 2 + 3 तीनों को ऐड कर दें, तीनों को ऐड करेंगे तो ये T1 T2 पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये आएगा m1g माइनस m2g इज इक्वल्स टू m1a प्लस m2a प्लस mr अल्फा बाई 2, और r इंटू अल्फा का वैल्यू a के बराबर है, मतलब ये वाला जो चीज़ है ये a हो जाएगा। तो m1 माइनस m2 इंटू जी इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 प्लस m/2 इंटू a। तो एक्सेलरेशन इज m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m/2। ये आ गया एक्सेलरेशन का वैल्यू। a आ गया तो इससे अल्फा भी निकल जाएगा, इससे t भी निकल जाएगा, अब जो भी चाहिए। इस तरीके से हम लोग पुली ब्लॉक सिस्टम को सॉल्व कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये एक डिस्क यहां से हिंज किया हुआ है, इसके बगल में एक और डिस्क जो इससे कांटेक्ट में, ये भी यहाँ से हिंज किया हुआ सेंटर से, और यहाँ से इससे एक रस्सी से ब्लॉक लटका हुआ है। मास m, इसका मास m1 रेडियस r1, मास m2 रेडियस r2। फाइंड acceleration of the block given there is no slipping at contact points। मतलब ये रस्सी जो इसके ऊपर लिपटा हुआ है, ये एक तरह से पुली हो गया और इसके ऊपर रस्सी लिपटा हुआ है और ये ब्लॉक। तो ये रस्सी और पुली या रस्सी और डिस्क के बीच में स्लिपिंग नहीं है, यहाँ कॉन्टैक्ट पॉइंट है और यहाँ कॉन्टैक्ट पॉइंट है, इन दोनों डिस्क के बीच में भी स्लिपिंग नहीं हो रहा है। सॉल्व करते हैं। अब पहले तो देखा जाए कि ये सिस्टम चलेगा कैसे, है ना। एक्सेलरेशन अज्यूम करते हैं, एफबीडी बनाते हैं और फिर इक्वेशन लिखते हैं। तो देखो, ये ब्लॉक ऐसे नीचे जाना चाहेगा, ये ब्लॉक ऐसे नीचे जाएगा तो ये गया नीचे, इसका एक्सेलरेशन a नीचे की तरफ। तो जब ये ऐसे नीचे जाएगा, रस्सी खुलेगा तो इसको ऐसे, इस डिस्क को क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो इस डिस्क को ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएगा तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसे क्लॉकवाइज α1। जब ये ऐसे घूमेगा तो इसको ऐसे उल्टा घुमाएगा, ये इधर घूमेगा तो इसको इधर लेके जाएगा। ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा विथ एक्सेलरेशन α2। यहां पर टेंशन T, नीचे mg, ये टेंशन T, और यहां पर दोनों के कांटेक्ट के बीच में फ्रिक्शन होगा। कैसे? फ्रिक्शन देखना है तो फ्रिक्शन हटाकर देखो, इसके घूमने का कारण तो फ्रिक्शन ही है। मान लो यहां फ्रिक्शन नहीं होता, ये सरफेस स्मूथ होता तो ये पड़ा हुआ रहता, ये अपना घूमते रहता, ऐसे ऐसे घूमते रहता और ये नीचे जाते रहता। लेकिन यहां फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है तो क्या हो रहा होगा, देखो ये समझना, ये ऐसे घूमा, ये ऐसे घूमा तो इसका ये वाला पॉइंट ऊपर गया, ये पॉइंट ऊपर गया, और अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ऐसे ही पड़ा रहता। तो ये ऊपर जा रहा है और ये रेस्ट पर है। तो रोकने के लिए इस पर फ्रिक्शन पीछे और इस पर फ्रिक्शन आगे, मतलब इस पर ऊपर इस पर नीचे, तो यही फ्रिक्शन जो है इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया है। तो यहाँ पर
इस कॉन्टैक्ट पॉइंट पर इस पर फ्रिक्शन नीचे और इस पर फ्रिक्शन ऊपर, एकदम जस्ट एज पे लग रहा होगा कॉन्टैक्ट पॉइंट पे। तो रिम पर ये फ्रिक्शन लग रहा होगा, इस पे नीचे, इस पे ऊपर। यही फ्रिक्शन इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है। तो ये बन गया अपना फ्री बॉडी डायग्राम। काउंट कर लो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है। तो यहां देखोगे नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो एक तो है ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन, फिर अल्फा 1, अल्फा 2, टेंशन और फ्रिक्शन। 5 वेरिएबल है यहां पर। 5 वेरिएबल है तो पहले काउंट कर लेते हैं कि 5 इक्वेशन कौन कौन सा बनने वाला है। 5 इक्वेशन चाहिए, जितना ब्लॉक है उस पर F इक्वल टू एम है, तो एक ही ब्लॉक है, एक F इक्वल टू एम ए का इक्वेशन। जितना पुली है उस पर टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, 2 पुली है तो 2 टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा का इक्वेशन। तो एक F इक्वल टू एम ए हो गया, 2 टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, तो टोटल 3 इक्वेशन बन गया। वेरिएबल है 5, तो 5 इक्वेशन चाहिए। बचा हुआ 2 इक्वेशन नो स्लिपिंग कंस्ट्रेंट का, एक यहां पर और दूसरा यहां पर। सॉल्व करते हैं। इस ब्लॉक के लिए नीचे जा रहा है तो नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हुए mg माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए, पहला इक्वेशन। इस वाले पुली के लिए ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसका रेडियस r1 है, तो ये जो है t ये क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है, और ये वाला f इस पे लग रहा है, देखना ये इधर क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, और ये वाला फ्रिक्शन एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला फ्रिक्शन इस पे लग रहा है, ठीक है ना। ये t क्लॉकवाइज और ये वाला f एंटी क्लॉकवाइज। तो t माइनस टी इंटू r1 माइनस f इंटू r1 इज इक्वल्स टू i इंटू अल्फा, m1 r1 स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा 1। तो t माइनस f इज इक्वल्स टू m1 r1 अल्फा बाई 2। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। तीसरा इक्वेशन इस पुली पर, इधर लग रहा है f, इधर घूमेगा ये, तो t इंटू आर टू इज इक्वल्स टू m2 r2 स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा 2। तो t इज इक्वल्स टू m2 r2 अल्फा 2 बाई 2। ये हो गया तीसरा इक्वेशन। और अब लगा देते हैं नो स्लिपिंग कंस्ट्रेंट। नो स्लिपिंग कंस्ट्रेंट। नो स्लिपिंग कंस्ट्रेंट लगाएंगे। एक मिनट, ये गड़बड़ लिखे ना, ये t थोड़ी, इस पे तो ये f लग रहा है, ये f, ये f। अब ठीक है, तुम लोग भी सोच रहे होगे ये क्या हो गया। नो स्लिपिंग कंस्ट्रेंट, एक तो यहां पर लिखेंगे, इसको हम 0.1 बोल देते हैं और इसको 0.2 बोल देते हैं। तो नो स्लिपिंग कंस्ट्रेंट एट 1 एंड 2, इन दोनों जगह पे लिख देते हैं। 1 पे लिखेंगे तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन, डिस्क के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन अल्फा 1 r1 नीचे की तरफ, डिस्क का ये पॉइंट अल्फा 1 r1 से नीचे जा रहा है और रस्सी का ये पॉइंट a से नीचे जा रहा है, तो अल्फा 1 r1 इक्वल टू a। और 2 पर देखो, दोनों डिस्क कांटेक्ट में, तो डिस्क का ये वाला पॉइंट, छोटे डिस्क का ये वाला पॉइंट जब ये ऐसे घूम रहा है तो ये पॉइंट अल्फा 1 r1 से ऊपर जा रहा है, और जब ये वाला डिस्क ऐसे घूम रहा है तो इस डिस्क का ये वाला पॉइंट, एकदम वो रिम वाले पॉइंट का बात कर रहे हैं, अल्फा 2 r2 से ऊपर जा रहा है। फॉर नो स्लिपिंग इन दोनों पॉइंट का एक्सेलरेशन, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ दिखाए हैं ताकि घिचपिच ना हो, है ना, गंदा सा ना हो। ये एकदम वो रिम पे जो पॉइंट है उसका बात कर रहे हैं। तो अल्फा 1 r1 इज इक्वल्स टू अल्फा 2 r2। ये हो गया 5वां इक्वेशन। तुम बोलोगे चौथा कहाँ है, ये रहा। तो ये टोटल 5 इक्वेशन, 5 वेरिएबल। सॉल्व कर लेते हैं। 1 + 2 + 3 कर दो, तो 1 + 2 + 3 करोगे तो t और f कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारे पास आएगा mg इज इक्वल्स टू ma प्लस m1 अल्फा 1 r1 बाई 2
प्लस M2 अल्फा 2 R2 बाई 2, अल्फा 1 R1 इक्वल टू अल्फा 2 R2 इक्वल टू A। तो ये हो गया mg इज इक्वल्स टू ma प्लस m1a बाई 2 प्लस m2a बाई 2। तो a का वैल्यू हो गया mg अपॉन m प्लस m1 बाई 2 प्लस m2 बाई 2। ये आ गया एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन आ गया तो सब चीज़ आ गया। ठीक है, तो ये अपना टाइप 3 समराइज होता है पुली ब्लॉक सिस्टम। हमेशा 3 इक्वेशन लिखना है, 3 टाइप का इक्वेशन। जितना ब्लॉक है उस पर F इक्वल टू ma, जितना पुली है उस पर टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, और कॉन्टैक्ट पॉइंट्स पर नो स्लिपिंग कंस्ट्रेंट। हमेशा पुली ब्लॉक सिस्टम में यही होने वाला है। अब यहां से एक फॉर्मूला बन जाता है। अगर हमको ब्लॉक का एक्सेलरेशन लिखना हो ना, तो डायरेक्टली एक फॉर्मूला बन जाता है। ये प्रॉपर मेथड अपने को मालूम होना चाहिए। कई बार हम लोग एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डायरेक्टली इस्तेमाल कर लेंगे। क्या? तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो बन रहा है एफ नेट, ये एफ नेट का मतलब है नेट पुलिंग फोर्स अपॉन m1 प्लस m2 प्लस I1 बाई R1 स्क्वायर प्लस I2 बाई R2 स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। नेट पुलिंग फोर्स मतलब जो नेट फोर्स जो पुल कर रहा है, सिस्टम को चला रहा है, वो अपॉन ये जो लिखा हुआ है ये सारे ब्लॉक्स का मासेस, और ये सारे पुली के लिए लिखा हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाई R1 स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाई R2 स्क्वायर। जैसे इसको अप्लाई करके दिखा देते हैं। इसी केस में देखो, नेट पुलिंग फोर्स तुम्हारा mg है जो खींच रहा है, अपॉन सारे ब्लॉक का मासेस, तो एक ही ब्लॉक है m। पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 R1 स्क्वायर बाई 2 अपॉन R1 स्क्वायर, दूसरे का m2 R2 स्क्वायर बाई 2 अपॉन R2 स्क्वायर। mg अपॉन m प्लस m1 बाई 2 प्लस m2 बाई 2, ऐसा ही कुछ आया था। तो बात क्लियर है। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में भी अप्लाई करके देख सकते हो। नेट पुलिंग फोर्स m1g माइनस m2g हो जाएगा। तो ये अपना यहाँ तक टाइप 3 समराइज होता है। अब चलते हैं हम लोग आगे।